हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम आपको ऑनलाइन फ्री क्लासेस दे रहे हैं और मैं आपको उत्तर प्रदेश के होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं यूपी जीके, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, यूपी जीके में मैं आपको कई सारे लेक्चर ले चुका हूँ और इसी के तहत आज एक और जबरदस्त टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन यूपी। ठीक है बच्चे, ये टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन यूपी का मतलब क्या है, परिवहन तंत्र क्या होता है, इसका आम भाषा में मतलब है यातायात। ठीक है ना। तो यातायात बच्चे क्या होता है, यातायात का मतलब है कि जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उसके लिए कोई साधन, कोई व्हीकल, कोई कन्वेंस यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यातायात कहते हैं या फिर परिवहन तंत्र कहते हैं। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या माल ढोने के लिए, है ना, जिस मीडियम की आवश्यकता होती है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो परिवहन तंत्र हमारा टॉपिक है, इसको आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चे, जैसे कि अगर हम पूरे देश की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, उसी तरह से यूपी में भी परिवहन तंत्र की अगर हम बात करते हैं, यातायात व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसके 4 मीडियम है। वो बच्चे क्या है, यहाँ पे एक तरफ से देखना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आपको उत्तर प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यातायात, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर माल ढुलाई करनी है, तो उसके लिए 4 जो मीडियम है वो क्या है। तो सबसे पहले बच्चे है, पहला है रोडवेज। ठीक है, पहला क्या है, रोडवेज। ठीक है बच्चे, दूसरा है इसके बाद रेलवेज, है ना, इसके बाद एयरवेज और लास्ट है बच्चे वाटर वेज, है ना। तो यहाँ पे ये 4 क्या है, ये मीडियम है। देखो सब लोग ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यातायात के उत्तर प्रदेश में जो साधन है ना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए जो हमें मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी भी सामान को, किसी भी माल को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो आवश्यकता होती है, उसके 4 मीडियम है, जिसमें पहला है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज, तीसरा है एयरवेज और चौथा है वाटरवेज। तो बच्चे यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे तो रोडवेज का मतलब क्या है, सड़क मार्ग। ठीक है ना, सड़क मार्ग, है ना। इसके बाद रेल मार्ग, अच्छा, हवाई मार्ग और जल मार्ग। तो ये 4 आपके क्या है, मीडियम है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इन चारों को एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारा जो चारों में से जो पहला पार्ट है वो क्या है, रोडवेज है। तो हम रोडवेज की बात करेंगे। देखो रोडवेज का क्या मतलब है, जैसे आप जानते हैं कि अगर आपको किसी जगह जाना है ना, तो आप क्या करते हैं, सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। तो सड़कों का इस्तेमाल यानी कि जो पूरा सड़क तंत्र है उसे मिला के ही हम क्या कहते हैं, रोडवेज कहते हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं, रोड मीन्स आम भाषा में क्या होता है, सड़क होता है, और वे मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है। तो सड़क मार्ग यानी कि सड़क का जो रास्ता है उसे हम क्या कहते हैं, रोडवेज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कई सारे फैक्टर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश यूपी का जनसंख्या में यानी कि आबादी में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। अच्छा, आबादी में सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो देश में सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि पूरे राजनीति का केंद्र ये है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें, विधानसभा और विधान परिषद सीटें, सब कुछ सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा है, राजनीति का पूरा केंद्र है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है ना। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं या आबादी की बात करते हैं, दोनों में ही उत्तर प्रदेश का जो महत्व है देश में काफी ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यातायात के साधनों की, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज, है ना, तीनों ही पर्याप्त मात्रा में सारे उपलब्ध हैं। वाटरवेज जो है, इसकी शुरुआत चूंकि देश में भी हो रही है, तो हमारे यहाँ भी अभी शुरुआती चरण में है। अगर हम कुल मिला के जितनी भी यातायात व्यवस्था है यूपी की, उसमें सड़कों की बात करेंगे तो इसका रोल बच्चे कितना है, 70%। ठीक है, सड़कों का जो रोल है वो 70% से ज्यादा है ना, यानी कि कुल मिला के यूपी में जितने भी लोग ट्रेवल करते हैं उसमें सड़कों का इस्तेमाल 70% से ज्यादा लोग करते हैं। ठीक है, कुल यातायात व्यवस्था में सड़कों की जो भागीदारी है वो कितनी है, 70% से अधिक है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है पूरे देश में सड़कों के मामले में किस नंबर पे है, तो देखो यहां ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहां पे मैं लिख देता हूं कुल सड़कें, अगर हम कुल सड़कों की बात करेंगे
तो इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान जो है पूरे देश में दूसरा है, और किसके बाद है? महाराष्ट्र के बाद, है ना। महाराष्ट्र के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरे देश में सबसे ज्यादा सड़कें हैं, तो कुल मिला के जो सड़कें हैं ना, छोटी बड़ी जितने भी हैं, हाईवे एक्सप्रेस सारे मिला के, तो सबको मिला के कुल सड़कों के मामले में यूपी का जो स्थान है वो दूसरा है देश में, किसके बाद? महाराष्ट्र के बाद। लेकिन अगर हम लोग हाईवेज की बात करते हैं, ठीक है, हाईवे का मतलब है कि जिसको हम इसमें एक्सप्रेस वे भी शामिल कर लेंगे, तो इसके मामले में यूपी पहले नंबर पे है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो हाईवे हैं, एक्सप्रेस वे हैं, वो कहाँ पे हैं? यूपी में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और महत्वपूर्ण हो सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगर हम बात करेंगे कि यूपी की स्थिति आजादी से पहले कैसी थी, ठीक है, यूपी की स्थिति आजादी से पहले कैसी थी, तो इसके बाद मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जैसे आपको पता होगा कि अगर हम सड़क और परिवहन मंत्री के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा कि इस समय हमारे देश में सड़क व परिवहन, ठीक है, मंत्री कौन है? सड़क व परिवहन मंत्री, ठीक है, और कौन से? केंद्रीय। तो इनका नाम है, सब लोग जानते होंगे, बड़े ही फेमस है, नितिन, ठीक है, गडकरी। अच्छा, नितिन गडकरी जी जो हैं, जब 2014 में इनको मंत्री बनाया गया था, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरू से ही इसी डिपार्टमेंट में है ना। ज्यादातर जितने भी मंत्री हैं सबके जो मंत्रालय हैं वो बदले गए हैं बाद में, कई बार ऐसा हुआ कि बदले गए, लेकिन इनके पास शुरू से यही मंत्रालय है, सड़क और परिवहन मंत्रालय। तो जब इनको शुरू में बनाया गया था तो देश में बहुत कम लोग इनको जानते थे, इतना जाना पहचाना चेहरा नहीं था, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है और देश में अगर सड़कों की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा सुधार भी किया है। तो कांग्रेस की जब सरकार थी 2014 से पहले, तो जो सरकारी आंकड़े थे उसके हिसाब से देश में, हमारे देश में प्रतिदिन 1 किलोमीटर हाईवे बनाया जाता था, है ना। जो टारगेट था सरकार का, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो प्रतिदिन कितना? 1 किलोमीटर। लेकिन अब इस समय जो नितिन गडकरी हैं उनका ये कहना है कि देश में प्रतिदिन 3 किलोमीटर हाईवे बनाए जा रहे हैं, है ना, प्रतिदिन 3 किलोमीटर तक हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखें, तो इन्होंने सड़कों के मामले में काफी अच्छा काम किया। अच्छा, देश की स्थिति जो है सड़कों के मामले में धीरे धीरे सुधर रही है, और खासतौर से यूपी की भी, है ना। अगर हम आजादी के पहले की बात करेंगे या आजादी के समय की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब देश हमारा आजाद हुआ, आजादी के समय, आजादी के समय बच्चे जो सड़कों की कुल लंबाई थी यूपी में, अगर हम बात करेंगे तो वो थी 15,113 किलोमीटर, ठीक है। कितनी थी? 15,113 किलोमीटर, ठीक है। आजादी के समय हमारे देश, हमारे यूपी में, प्रदेश में, माफ कीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो सड़कों की कुल लंबाई थी वो कितनी थी? 15,113 किलोमीटर थी आजादी के समय। लेकिन अगर हम इस समय की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान में, वर्तमान, और वर्तमान से मतलब है कि ये आंकड़े 2019 तक के लिए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, सरकार के टाइम पे जो आंकड़े वो रिलीज होते रहते हैं, जो नए आंकड़े होते हैं, तो जो पिछले आंकड़े लिए गए वो 2019 तक के आंकड़े हैं। तो 2019 में जो हमारे यहाँ यूपी में सड़कों की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो 2,43,756 किलोमीटर, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, कितनी है? 2,43,756 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि जहां यूपी में आजादी के समय सिर्फ 15,000, है ना, 15,000 किलोमीटर क्या थी? पक्की सड़कें थी, पक्की सड़कों की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहीं इस समय लगभग में हम कह सकते हैं कि 2.5 लाख के आसपास पक्की सड़कें बन चुकी हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बड़े आंकड़े हैं, आप इनको ध्यान रखें। तो सड़कों के मामले में काफी अच्छा किया जा रहा है, इतनी बात समझ बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो हम देखते हैं, ठीक है। अगला फैक्ट है कि अगर हम यूपी की बात करेंगे तो यूपी में कितने तरह की सड़कें हैं। यूपी में, बल्कि ये पूरे देश में भी हैं, क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं तो स्पेशली हम यूपी के आंकड़ों को समझेंगे। तो यूपी में कितने प्रकार की सड़कें हैं? तो बच्चे देखो, 4 प्रकार की सड़कें हैं। कौन कौन सी हैं? इसको तो पहले मैं यहाँ पे इतना कवर करके बंद कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। यूपी में बच्चे कुल 4 प्रकार की सड़कें हैं। पहली कौन सी है? पहली है, यहाँ पे लिख देता हूँ, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। दूसरे हैं प्रांतीय राजमार्ग, ठीक है, प्रांतीय राजमार्ग। इसके बाद है जिला
मार्ग, और इसके बाद है चौथे नंबर पे ग्रामीण मार्ग। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे। देखो बच्चे, यूपी में जो सड़कें हैं वो 4 कैटेगरी में बांटी गई हैं, है ना, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, है ना, और उनकी महत्ता के हिसाब से चार कैटेगरी में बांटी गई। कौन कौन सी हैं? तो पहली है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? इनको हम इंग्लिश से बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे जो होते हैं वो एक से ज्यादा राज्यों को टच करते हैं, है ना, जो आपके नेशनल हाईवे होते हैं वो एक से ज्यादा राज्यों को टच करते हैं, एक से ज्यादा राज्यों में होके निकलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि एक राज्य को, एक बड़े शहर को दूसरे बड़े शहर से या दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाएगा। उसके बाद है प्रांतीय राजमार्ग। प्रांतीय राजमार्ग का मतलब राजकीय राजमार्ग भी बोल सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि स्टेट हाईवेज, है ना, स्टेट हाईवेज। तो स्टेट हाईवे जो होते हैं वो एक राज्य के अंदर ही होते हैं। जैसे यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी के अंदर क्या है, जो प्रांतीय राजमार्ग होंगे वो सिर्फ यूपी के अंदर ही होंगे, यूपी के एक शहर को यूपी के दूसरे शहर से जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है जिला मार्ग। जिला मार्ग में बच्चे क्या होता है कि जो भी जिले हैं, किसी भी जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, जिला मुख्यालय होता है ना, वहां तक जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि पूरे जिले की जो अलग अलग सड़कें होती हैं, है ना, उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करते हैं। और इसके साथ ही ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें आपको पता ही है कि गांव में जो लोकल सड़कें होती हैं उनको ग्रामीण सड़कें कहते हैं। तो 4 भागों में इनको बांटा गया है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपी के, जो यूपी का सबसे लंबा क्या है, हाईवे है। ठीक है, यूपी का सबसे लंबा जो हाईवे वो कौन सा है? अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ हाईवे की, तो हाईवे कौन कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूपी का सबसे, ठीक है, सबसे लंबा हाईवे। ठीक है, तो यूपी का जो सबसे लंबा हाईवे है बच्चे वो है NH34। ठीक है, NH34 यूपी का जो सबसे लंबा हाईवे है वो कौन सा है? NH34 है, नेशनल हाईवे 34। अच्छा, ये अगर हम यूपी की बात करेंगे तो ये 723 किलोमीटर जो एरिया है, 723 किलोमीटर की जो लंबाई है वो सिर्फ यूपी में है ना। नेशनल हाईवे 34 जो है इसकी 723 किलोमीटर की जो लंबाई है ये सिर्फ यूपी में है, यूपी से होकर गुजरता है। अच्छा, ये कहां से कहां तक है? तो ये बच्चे उत्तराखंड, यूके, है ना, यूके से होकर और यूपी होते हुए एमपी तक जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, यूके से यूपी होते हुए एमपी तक। इसका क्या मतलब है कि आपको पता है कि अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें ऊपर उत्तराखंड है, उत्तराखंड से शुरू होता है और बीच में जाता है यूपी, और यूपी के नीचे क्या है? एमपी है। तो ये उत्तराखंड से एमपी तक है। ठीक है, उत्तराखंड से एमपी तक है और बीच में यूपी को क्रॉस करते हुए निकलता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि उत्तराखंड, यूपी और एमपी। उत्तराखंड से लेके एमपी तक है और यूपी को क्रॉस करता है, तो यूपी में 723 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उम्मीद कर रहा हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यूपी का जो सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा क्या है जो हाईवे है, यूपी का जो सबसे छोटा हाईवे है वो कौन सा है? तो वो है NH552। ठीक है, नेशनल हाईवे 552। इसकी बच्चे जो लंबाई है वो सिर्फ 4 किलोमीटर है। ठीक है, यूपी को जो ये टच करती है वो कितनी है? सिर्फ 4 किलोमीटर के दायरे में ये बहता है। 4 किलोमीटर के दायरे में ये स्थित है, यानी कि यूपी से होकर गुजरता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो एक बार दोबारा से, इतना हमने पढ़ा इस पे नजर मारेंगे। ठीक है, जल्दी से देखो, यूपी में अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 4 मीडियम है यातायात के कितने मीडियम है? 4। पहला कौन सा? रोडवेज, दूसरा है रेलवेज, तीसरा एयरवेज, चौथा वाटरवेज। तो ये 4 तरह के। 4 में सबसे पहला वाला जो रोडवेज उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमने ये पढ़ा कि कुल सड़कों के मामले में, कुल सड़कें जब बोली ना तो ये जितनी भी मैंने 4 तरह की बताई थी, ठीक है, छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें, जितनी भी होती हैं, सारी सड़कों को मिला के उस मामले में यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पूरे देश में। और अगर हाईवेज की बात करेंगे या एक्सप्रेस वे की बात करेंगे तो उसमें यूपी पूरे देश में पहले नंबर पे आता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम अपने पूरे देश की बात करेंगे और केंद्रीय परिवहन मंत्री की बात करेंगे, सड़क व परिवहन मंत्री, तो उनका नाम है नितिन गडकरी। आजादी के समय उत्तर प्रदेश में 15,113 किलोमीटर की सड़कें थी, पक्की सड़कें, है ना, और वर्तमान में जो 2019 तक के आंकड़े लिए गए हैं उसमें 2,43,756 किलोमीटर पक्की सड़कें बन चुकी हैं। ठीक है, तो हमने काफी बेटर किया है, उत्तर प्रदेश ने काफी अच्छा किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 4 तरह की जो सड़कें हैं यहाँ पे लिखा है मैंने, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग।
सबसे लंबा जो हाईवे वो NH34 है, जो कि उत्तराखंड से लेके MP तक है, जो कि यूपी से 723 किलोमीटर का इसका जो एरिया है वो यूपी में पड़ता है, यूपी से होके गुजरता है। ठीक है, सबसे छोटा जो हाईवे है वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 552, ये सिर्फ 4 किलोमीटर जो यूपी में आता है। ठीक है, इसका सिर्फ 4 किलोमीटर का हिस्सा है जो यूपी में आता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतना समझ रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ कि अगर हम आजादी के टाइम की बात करेंगे ना, आजादी के टाइम या उससे थोड़ी सी पहले बात करेंगे, तो पहले क्या होता था कि पहले यातायात की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, आप जानते हैं, है ना। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कई बार बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन सब का यूज करते थे। धीरे धीरे जैसे चीजें अच्छी होती गई, है ना, देश तरक्की करता गया, प्रदेश भी तरक्की करता गया, वैसे ही क्या हुआ कि जरूरत महसूस हुई कि रोड अच्छी बनाई जाए और बस को शुरू किया जाए, है ना। आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत पुराने समय की बात करेंगे तो अंग्रेजों के टाइम में हमारे देश में बस नहीं चलती थी, है ना, बस की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में धीरे धीरे बस की शुरुआत हुई, तो उत्तर प्रदेश में बस का चलना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि एक संगठन की आवश्यकता हुई, है ना। वो संगठन किसके लिए था कि उत्तर प्रदेश में जो भी बस है ना, यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको सही से संचालित किया जा सके, रोडवेज को सही से संचालित किया जा सके। तो इस जरूरत को महसूस करते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक संगठन बनाने की बात कही, और वह संगठन किससे संबंधित था? जो कि बसों का या सड़क पर चलने वाले जो वाहन है उनका संचालन करेगा। तो इसके तहत एक जो सबसे पहले संगठन बनाया गया उत्तर प्रदेश में, उसका नाम था, यहां पे मैं लिख देता हूं, उसका नाम था उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बसों के संचालन के लिए हम कह सकते हैं कि एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज रखा गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि कुछ समय बाद, यह लगभग 1971 की बात है, उस समय इसका नाम बदल दिया गया। एक एक्ट आया, एक कानून पारित किया गया, है ना, संसद में और विधानसभा में। अगर हम यूपी की बात करेंगे, स्पेशली विधानसभा में, ठीक है, तो उसके तहत इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, राज्य सड़क परिवहन निगम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जब हमारे यूपी में, हमारे राज्य में बसों का संचालन शुरू किया गया, तो ऐसी जरूरत महसूस की गई कि बसों के सही से संचालन के लिए पूरे प्रदेश में एक संगठन बनाया जाए, एक संस्था बनाई जाए। वो संस्था क्या करेगी? इसकी देखरेख रखेगी। तो ये सोचते हुए संस्था बनाएगी और उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, है ना। बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये हमारी संस्था बन गई। अच्छा, अब हमारे प्रदेश में अभी भी जितनी भी पूरे यूपी में बसों का संचालन होता है, वो सभी की सभी इसी संस्था के तहत की जाती है, संचालित की जाती हैं। ठीक है, इसी संस्था के तहत संचालित की जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, यूपी की जो पहली बस थी, है ना, यूपी की पहली जो बस सेवा थी वो कब शुरू हुई, कहां से कहां तक थी? यूपी की जो पहली बस थी तो वो बच्चे आपकी चली थी, अगर मैं बात करूंगा लखनऊ से बाराबंकी। देखो, लखनऊ जो है ना प्रदेश की राजधानी है, और उसी के पास ही में एक शहर जिसको बोलते हैं बाराबंकी। तो लखनऊ से बाराबंकी ये पहली बस चली थी। ठीक है, लखनऊ से बाराबंकी। और कब चली थी? तो ये बात है आजादी के पहले की। देखो, ये बात थी 15 मई, ठीक है, 1947 की। देखो, आपको पता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि, और 15 तारीख है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जब देश आजाद हुआ उसके ठीक 3 महीने पहले, ठीक है, ठीक 3 महीने पहले 15 मई 1947 को यूपी की पहली बस चलाएगी जो लखनऊ से बाराबंकी तक चलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे क्या है कि जो हमारा ये निगम है ना, जो ये संस्था है उत्तर प्रदेश में जो बसों को संचालित करती है, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय का मतलब क्या होता है? हेडक्वार्टर। तो ये कहां पे है? तो ये लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में। इतनी बात समझ आई? लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला क्या है? अच्छा, इसका जो मुखिया होता है ना, इसका जो मुखिया होता है,
मुखिया का मतलब क्या है? हेड। उसको DRM कहा जाता है। क्या कहते हैं? DRM कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश में, चूंकि यूपी काफी बड़ा है, काफी ज्यादा आबादी भी है, तो यूपी में जितने भी जितना भी एरिया है, पूरा एरिया, इसको बसों को संचालित करने के लिए 20 डिवीजन में बांट दिया गया है। कितने डिवीजन? 20। जैसे आपको पता होगा कि आमतौर पे यूपी जो है हमारा पूरा, तो यूपी में अगर मंडलों की बात करेंगे तो 18 मंडल है ना। पूरे यूपी को संचालित करने के लिए 18 मंडलों में बांटा गया है। और फिर उसके बाद अगर हम जिलों की बात करेंगे तो पूरे यूपी को 75 जिलों में बांटा गया। तो इसी तरह से अगर हम बसों की बात करेंगे, बस क्षेत्र की बात करेंगे, बसों के संचालन की बात करेंगे, ठीक है, तो कुल जो क्षेत्र है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कुल क्षेत्र में किसके बोल रहा हूँ? बसों के लिए, ठीक है। तो बसों के संचालन के यूपी में कितने कितने क्षेत्रों में बांटा गया यूपी को? तो वो है 20, ठीक है। यूपी में बसों के संचालन के लिए पूरे यूपी को 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। इतनी बात ठीक है। अच्छा, अगर हम बस डिपो की बात करेंगे, डिपो आपने देखे होंगे, जगह जगह डिपो होते हैं, ठीक है। तो बस डिपो की बात करेंगे तो ये बच्चे 106 हैं। यूपी में बस डिपो कितनी है? 106 है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ क्या है? केंद्रीय। अच्छा केंद्रीय तो आपको समझ ही गए होंगे, है ना। केंद्रीय कार्यशाला, ठीक है, एवं प्रशिक्षण, ठीक है, संस्थान, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है कानपुर में, अच्छा इसका क्या मतलब है? देखो, जो यहाँ पे दो चीजें हैं। जब हम बस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो पहला तो बच्चे क्या है? पहला है डिपो, है ना। डिपो क्या होते हैं कि जो भी बस होती है ना, है ना, बस जैसे कहीं से कहीं तक ट्रेवल कर रही है, क्या जा रही है बस। अच्छा ऐसा तो होता नहीं है कि कोई बस 24 घंटे चलती है, पूरे साल में 365 दिन चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब कोई बस का जो रूट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, एक शहर से दूसरी जगह तक जाती है, तो वो जाने के बाद अब क्या होता है? उसकी सर्विस खत्म हो जाती है, ठीक है। हर बस की एक टाइमिंग होती है। तो जब फ्री टाइम में, जब उस बस को नहीं चलना होता है, तो फ्री टाइम में वो डिपो में जाके खड़ी कर दी जाती है। डिपो एग्जैक्टली है क्या? खाली बसों को खड़ा करने के लिए एक स्टैंड, एक जगह है ना, जहाँ पे खाली बसों को खड़ा कर दिया जाता है फ्री टाइम में। और जब उनकी टाइमिंग होती है, जब कहीं भेजी जाती है, तो वहां से वो निकाल ली जाती है और लेके जाया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो ये हो गया। अब ये क्या चीज होती है? केंद्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसका मतलब है कि जो बस के ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, या उनको कोई ट्रेनिंग देती है, बस से संबंधित जो भी पूरा स्टाफ है ना, उनको जो ट्रेनिंग देनी होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। और इसके अलावा बसों की जो मरम्मत है ना, या उनमें जो भी तकनीकी चीजें हैं, वो सारा का सारा काम यहाँ पे किया जाता है। तो अगर हम यूपी में बात करेंगे तो कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में। इतनी बात समझ आई बच्चे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हमने कुछ बेसिक डिटेल अभी समझ ली, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है, देखो इसके बाद उत्तर प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मैंने बताया था कि एक्सप्रेस वे भी बनाए जाते हैं। तो एक्सप्रेस वे होते क्या? देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर दो टर्म है, एक है आपका हाईवे, एक टर्म है हाईवे, ठीक है, और दूसरा है एक्सप्रेस वे। ठीक है। तो ये क्या चीज है बच्चे? देखो जो हाईवे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि ये बड़ी सड़कें हैं, बड़ी सड़कें, ठीक है, बड़ी सड़कें हैं, है ना। बड़ी सड़कों का क्या मतलब है कि बड़ी और चौड़ी सड़कें हैं, ठीक है। जो हाईवेज हमारे हैं वो क्या? बड़ी और चौड़ी सड़कें हैं। अच्छा एक्सप्रेस वे क्या होते हैं? तो एक्सप्रेस वे क्या है? बेहतरीन सड़कें हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखो ये क्या चीज है, इनको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। चलो बच्चे आप समझते। देखो होता क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आज से लगभग 15-20 साल पहले, 15-20 साल पहले तक कोई खास ऐसी चर्चा नहीं थी किसके बारे में? एक्सप्रेस वे के बारे में, ठीक है। 20 साल 22 साल 25 साल पहले तक, ठीक है, बहुत ऐसी कोई खास चर्चा नहीं होती थी, ज्यादा एक्सप्रेस वे होते भी नहीं थे, है ना। देश में हुआ क्या कि पहले हाईवेज बनते थे। हाईवे का क्या कंसेप्ट है कि जो लोकल सड़कें होती है ना, वहां पे एक तो चौड़ाई उनकी कम होती है ना, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, और यातायात के लिए आपने देखा होगा कभी कभी हाईवे खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे ट्रक निकलते हैं। तो देश में पूरा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सड़कों के माध्यम से ज्यादातर होता है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो ट्रक हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, वो जब किसी सिटी के अंदर से गुजरते हैं, है ना, या कोई छोटी मोटी टूटी फूटी रोड से गुजरते हैं, तो उससे बड़ी समस्या होती है, उनको भी होती है, आम पब्लिक को भी होती है।
है ना, ट्रैफिक जाम लग जाता है, समय टाइम खराब होता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने हाईवे बनाने का प्लान किया। हाईवे जितने भी बनाए जाते हैं वो ज्यादातर आप देखा होगा जब भी किसी बड़े सिटी के पास से निकलते हैं तो उनको सिटी के अंदर से ना निकाल के सिटी के बाहर से निकाल दिया जाता है, जिससे आम पब्लिक को भी समस्या नहीं, उनको भी नहीं है। हाईवे क्या है, बड़ी और चौड़ी सड़कें होती हैं जिनमें जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो ये सोच के हाईवे बनाए गए। अच्छा, अब चूंकि देश की आबादी बढ़ रही है, समय भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो अब हाईवे का जो अपडेटेड वर्जन है वो क्या है, एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे आमतौर पे 6 लेन या उससे ज्यादा के होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा 6 लेन का मतलब ये होता है कि 6 गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी 3 गाड़ियां इधर जा रही हैं और 3 गाड़ियां इधर से आ रही हैं, ठीक है ना, तो एक साथ। तो इसको बोला गया 6। तो हाईवे ज्यादातर जो है वो हो सकता है कि 6 लेन या उससे कम के हों, है ना, और कभी कभी कोई कोई हाईवे 6 लेन से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो एक्सप्रेस वे है उसकी कुछ खास कंडीशंस हैं कि उसमें ऐसा कहा गया कि कम से कम 6 लेन होना ही चाहिए, है ना। 6 लेन या उससे ज्यादा जो होते हैं वो क्या है, एक्सप्रेस वे होते हैं। ये एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं आजकल, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्सप्रेस वे काफी चौड़े बनाए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तकनीक बहुत अच्छी है। एक्सप्रेस वे को ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि उसको जो छोटे छोटे कट होते हैं ना लोकल एरिया में, वो कट ना दिए जाए, है ना, कहीं से भी बीच में घुसने की जगह ना दी जाए, जिससे क्या होगा कि एक्सीडेंट के जो खतरे हैं वो कम होंगे, है ना। हाईवे पे कई बार देखने को मिलता है कि आप गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, अचानक से किसी गांव में या तो कट दे दिया जाता है चढ़ने उतरने के लिए, या लोग तोड़ फोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्या हो जाती है, ठीक है। तो एक्सप्रेस वे क्या करते हैं कि कई बार ऊंचाई पे बनाए जाते हैं जिससे आम पब्लिक जो बीच में चढ़ उतर ना सके, है ना, एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाए, जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाए, आराम से जा सके, स्पीड से जा सके, कम समय की बचत कर सके, है ना, ये चीज। और जैसे अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो कई बार एक्सप्रेस वे पे सर्विसेज होती है कि आप फोन कर दो तो तुरंत ही वहां पे मैकेनिक आ जाएगा, आपकी गाड़ी सही कर देगा। पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल लेके आ जाते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा पेट्रोलिंग की व्यवस्था होती है। पेट्रोलिंग क्या होता है, गश्त, है ना। जैसे बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन होते हैं या पुलिस वाले होते हैं तो पुलिस की गाड़ियां गश्त करती रहती हैं ताकि कोई घटना ना हो पाए। तो ऐसी बहुत ज्यादा आधुनिक सुविधाएं दी जाती हैं। तो एक्सप्रेस वे जो है, हाईवे है, वो एक ही चीज है, बस अंतर क्या है कि हाईवे सड़कों का बड़ा और पुराना रूप है और एक्सप्रेस वे जो है वो हाईवे का ही अपडेटेड वर्जन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस वे कहते हैं। इतनी बात समझ आई। चलो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। यूपी में जब हमने एक्सप्रेस वे की बात की तो एक्सप्रेस वे बनाने के लिए यूपी में फिर एक संस्था का निर्माण किया गया, है ना। आपको पता है कि हर चीज के लिए एक संस्था अलग से बना देते हैं जिसकी वजह से समस्या ना आए, तो यूपी में एक संस्था अलग से बनाएगी जिसका काम क्या है, यूपी में एक्सप्रेस वे का निर्माण करना या उसमें मदद करना, ठीक है। तो उस संस्था का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट, ठीक है, अथॉरिटी, अथॉरिटी। अच्छा, इसे शॉर्ट में यूपीडा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, यूपीडा। तो इसका बच्चे काम क्या है, इसका काम है उत्तर प्रदेश में जो हाईवे होते हैं ना, हाईवे, ठीक है ना, हाईवे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेस वे है स्पेशली, तो यहाँ पे नाम में भी आ रहा है एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे को बनाना या उसमें बनाने में मदद करना किसका काम है, यूपीडा का काम है, यूपीडा। इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यूपी में कुछ एक्सप्रेस वे उनकी बात कर लेते हैं। देखो, यूपी में जो पहला एक्सप्रेस वे है वो है आपका नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ठीक है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक जो एक्सप्रेस वे बनाया गया, ये यूपी का पहला एक्सप्रेस वे है। ये सन 2003 में बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया, 2003 में बनाया गया। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 24 किलोमीटर, ठीक है, छोटा है। आपको पता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऐसे एरिया जो दिल्ली से लगे हुए हैं, ठीक है, दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ क्या है, नोएडा है, और नोएडा से लगा हुआ ग्रेटर नोएडा है। और ये इसका जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जिले में आते हैं, ठीक है। तो यूपी का जो पहला एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, जो 2003 में बनाया गया था, और 24 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है, इसको हम बोलते हैं यमुना या फिर ताज, ठीक है, एक्सप्रेस वे,
एक्सप्रेस वे, ठीक है, यमुना या ताज एक्सप्रेस वे, इतनी बात समझ आई। अच्छा, ये कहां से कहां तक है, तो ये आपका है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगरा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बनाया गया है। 165 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है, कितनी है, 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये सन 2012 में शुरू हो गया था और बनाया किसने है, तो जेपी ग्रुप वालों ने बनाया है, ठीक है। जेपी इंफ्राटेक का हमने नाम सुना होगा, तो जेपी इंफ्राटेक ने बनाया है ना। 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2012 में ये शुरू हो गया था, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बनाया गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो टोल की अगर बात कर लेंगे ना, तो सरकार से इसकी जो डील हुई वो ये हुई कि अगले 36 वर्षों तक, है ना, 36 सालों तक जो टोल टैक्स है ना वो कौन लेगा, सरकार नहीं लेगी बल्कि जेपी ग्रुप लेगा। मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। आप फिर से समझो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया। देखो बात क्या है कि हमारे यहाँ यूपी में, ठीक है, जो सबसे पहला एक्सप्रेस वे था वो कौन सा था, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक का, ठीक है। कहां से, देखो दिल्ली जो है ना, दिल्ली के बिल्कुल टच में क्या है, नोएडा है, और नोएडा से लगा हुआ क्या है, ग्रेटर नोएडा है, ठीक है। तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक पहला एक्सप्रेस वे 2003 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। फिर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बनाया गया यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे का ही दूसरा नाम रखा गया ताज एक्सप्रेस वे, है ना। ये इसकी जो लंबाई 165 किलोमीटर है। अच्छा, 165 किलोमीटर को बनाया गया, इसने जेपी इंफ्राटेक ने बनाया, है ना, जेपी ग्रुप है ना, तो जेपी इंफ्राटेक ने बनाया। सरकार के साथ डील क्या हुई कि जेपी ग्रुप वालों ने कहा कि भाई जितना भी पैसा लगेगा वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। जेपी ग्रुप क्या एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि सरकार से कि पैसा जो लगेगा हाईवे बनाने में वो हम खर्च करेंगे, लेकिन अगले 36 सालों तक जितना भी टोल टैक्स से पैसा आएगा वो सारा हम लोग लेंगे, ठीक है, वो आप नहीं लोगे। मेरी बात समझ आ गई। तो ये डील हुई थी, तो इस डील के तहत ये बनके तैयार हो गया और 2012 में ये बनके तैयार हो गया और चालू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से जिले हैं जो इसमें आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले गौतम, ठीक है, बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़, अच्छा, अलीगढ़ के बाद इसमें मथुरा और उसके बाद आगरा, है ना, मथुरा और आगरा। तो ये इसमें जिले आ जाते हैं, इतनी बात समझ आई। यानी कि यमुना या ताज एक्सप्रेस वे जो है ना, वो यूपी के 4 जिलों से होकर निकलता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, है ना। 36 वर्षों तक जो टोल टैक्स है वो कौन लेगा, जेपी ग्रुप, क्योंकि जेपी ग्रुप ने इसको बनाया है। 2012 में शुरू हुआ, 165 किलोमीटर की लंबाई है और ये है कहां से, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है ना। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे, अगला है लखनऊ एक्सप्रेस वे। लखनऊ, यहां पे बल्कि मैं लिख देता हूं लखनऊ आगरा, ठीक है, एक्सप्रेस वे, ठीक है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 302 किलोमीटर है, 302 किलोमीटर है। अच्छा, ये 2016 में तैयार हुआ, ठीक है, कहां पे, 2016 में। अच्छा, इसके बाद इसमें साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है, साइकिल ट्रैक, ठीक है। अब इस चीज को समझे, देखो है क्या कि अभी अगर हम बात करेंगे तो पूरे देश में, है ना, पूरे देश में अगर हम कुछ समय पहले की बात करेंगे या फिर हम ये कह सकते हैं सन 2012 से पहले की, ठीक है, 2012 से पहले हमारे पूरे देश में जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जो एक्सप्रेस वे होता था वो था पुणे मुंबई, ठीक है, या मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, ठीक है। मुंबई से लेके पुणे तक एक एक्सप्रेस वे था, उसको सबसे अच्छा माना जाता था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जब यमुना एक्सप्रेस वे बना तो यमुना एक्सप्रेस वे जो था वो उससे भी ज्यादा अच्छा था, हाईटेक था, तो पूरे देश में सबसे अच्छा जो एक्सप्रेस वे था वो कौन सा था, यमुना एक्सप्रेस वे। अच्छा, इसके बाद जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनके तैयार हुआ तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा बना। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो है वो इस समय हम कह सकते हैं कि देश में सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे है, ठीक है। लंबाई इसकी 302 किलोमीटर है, 2016 में चालू हो गया था ये, है ना, शुरू हो गया था, बनके तैयार हो गया था, है ना। और साइकिल ट्रैक से बनाया गया। साइकिल ट्रैक क्या है, ये आगरा से इटावा तक बनाया गया, ठीक है। ये पूरे एशिया का सबसे लंबा
हाईवे साइकिल ट्रैक है, ठीक है। हाईवे साइकिल ट्रैक का मतलब है कि किसी भी हाईवे के किनारे किनारे जो साइकिल ट्रैक बनाया गया है पूरे एशिया में वो सबसे लंबा है। कहां से? आगरा से इटावा तक, लगभग 120-125 किलोमीटर के एरिया में है ना। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक और यहाँ पे खासियत है, वो क्या है कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है ना, ये सिर्फ 23 महीने में बन के तैयार हुआ है, 23 महीने में, जो कि एक रिकॉर्ड है ना। पिछली बार उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, तो उनके टाइम पे ये बनवाया गया था, तो सिर्फ 23 महीने में ये बन के तैयार हुआ था, जो कि एक रिकॉर्ड है। इतनी जल्दी बन के आमतौर पे जो एक्सप्रेसवे होते हैं वो नहीं तैयार होते हैं, और काफी अच्छा भी बना है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा बच्चे क्या है, हवाई पट्टी की अगर बात करेंगे, है ना, हवाई पट्टी, तो एसी एक्सप्रेसवे पर, है ना, 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई गई है, ठीक है। हवाई पट्टी क्या होता है? रनवे होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी कंडीशन पड़ती है ना, तो जो हमारे फाइटर प्लेन है उनको इस पर उतारा जा सके। अच्छा, इसकी टेस्टिंग भी की जा सकी है, टेस्टिंग कर चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हवाई पट्टी या जिसको हम रनवे कह सकते हैं, तो ये क्या करेंगे कि अगर एयरफोर्स के जो भी फाइटर प्लेन है जरूरत पड़ेगी तो उनको इसी हाईवे पे उतार देंगे, ठीक है। और इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, तो ये हाईवे बन गया। इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब देखो कुछ और फैक्ट पहले मैं आपको समझाऊं। मैंने यहाँ तो आपको बताई दी ये सारी, अब यहाँ पे थोड़ा सा पूरे यूपी में जो बस व्यवस्था होती है ना, उसका मुखिया कौन होता है? डीआरएम होता है ना। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। हाईवे का थोड़ा मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बोर्ड में चूंकि जगह ज्यादा नहीं बची है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बोल के बता दूंगा, थोड़े से इसके फैक्ट और हैं। वो क्या बच्चे? देखो, अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करेंगे तो दिल्ली जो है ना, दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली चूंकि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूपी में तो आता नहीं है, तो यूपी में नहीं आता, तो इसलिए दिल्ली की कंडीशन अलग हो जाती है ना। अब किसी को दिल्ली जाना है तो वो जाएगा कहां से? यहाँ अगर इस क्षेत्र की बात करेंगे तो यूपी होते हुए जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या कि दिल्ली के जस्ट बगल में नोएडा का एरिया है, नोएडा तक अगर कोई पहुंच जाएगा तो वहां से बगल में दिल्ली, आराम से दिल्ली भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यूपी की जो शुरुआत है वो नोएडा से हो जाती है, गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया गया था, जो यूपी का सबसे पहला एक्सप्रेसवे था। फिर इसके बाद क्या किया गया कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बना दिया, है ना, जैसे हमने यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे का, है ना। फिर आगरा से लखनऊ तक बना दिया गया। देखिए ये जो है ना, पूरा दिल्ली से लेकर बिहार तक का एरिया एक्सप्रेसवे से कवर किया जा रहा है, लेकिन ये अलग अलग टुकड़ों में बनाया जा रहा है, अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या किया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे को और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, है ना, जिससे कोई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आराम से पहुंच जाएगा। अब लखनऊ तक आ गए, लखनऊ तक के फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब लखनऊ से लेके गाजीपुर, गाजीपुर जो है ये बिहार के बॉर्डर पर लगता हुआ एक जिला है यूपी का। तो लखनऊ से लेके गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, है ना। ये एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है, यानी कि बन रहा है, इस पे काम चल रहा है ना। अभी तक देश में जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वो कौन सा? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि 302 किलोमीटर फैला हुआ, ठीक है। अच्छा, आने वाले टाइम पे जब पूर्वांचल एक्सप्रेस शुरू होगा तो ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है, ठीक है। और ये लखनऊ को किससे जोड़ेगा? गाजीपुर से, और गाजीपुर के जस्ट बगल में बिहार है। तो अगर किसी को बिहार जाना है या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाना है तो इस हाईवे से होते हुए निकल जाएगा। इतनी बात ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चे एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वास्तव में वो क्या है कि ये कनेक्ट करेगा किसको? बुंदेलखंड के क्षेत्र को, है ना, मेन ट्रैक से, किससे? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से। तो इसका क्या मतलब है कि ये 6 जिलों से होता हुआ गुजरेगा, है ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ये बुंदेलखंड के, ज्यादातर बुंदेलखंड के जो जिले हैं उनसे गुजरेगा, और इसकी शुरुआत झांसी से होगी। तो झांसी से लेकर इटावा तक बनाया जा रहा है, क्योंकि इटावा जिले से ही क्या निकलता है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे निकलता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है झांसी से शुरू होगा, है ना, और इसके बाद बुंदेलखंड के जो बाकी जिले हैं उनसे होता हुआ आएगा, और इटावा जिले में, है ना, इटावा जिले में ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से अगर किसी को भी बुंदेलखंड क्षेत्र से आना जाना है तो कोई समस्या ना हो, ठीक है बच्चे। तो ये बनाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक योजना है सड़कों से संबंधित, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत सन 2000 में हुई थी, और यह योजना है क्या कि अगर पूरे देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री ये मतलब केंद्र की योजना है, तो यूपी में तो है ही, साथ पूरे देश की है, कि अगर किसी गांव की आबादी 500 या उससे ज्यादा है, ठीक है, गांव की आबादी 500 या उससे ज्यादा है ना, तो फिर क्या होगा? तो फिर उस गांव को, है ना, मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या कहा गया है कि अगर किसी गांव की आबादी 500 या उससे ज्यादा है तो उस गांव को, उस इलाके में जो भी मेन सड़क होगी ना वहां तक जोड़ा जाएगा, है ना, उस गांव को उस सड़क से जोड़ दिया जाएगा, जिससे गांव में आने जाने के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई?
ठीक है। तो ये बच्चों जो आज मैंने आपको बताया है, ये पूरा मैंने आपको बताया रोडवेज के बारे में, यूपी रोडवेज के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो सड़क मार्ग है, परिवहन तंत्र है सड़क मार्ग का, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको बाकी चीजें आगे आने वाली जो कवर करूंगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आने वाले कुछ ही समय में, है ना, अब जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं भी कोई भी बच्चा है, अगर वो मॉक टेस्ट देना चाहता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। और वो जो हम कराएंगे वो टॉपिक वाइज कराएंगे, टॉपिक जो भी होगा वो हम पहले से बता दिया करेंगे। एक दिन आपको पहले बताएंगे कि कौन से टॉपिक का टेस्ट होने वाला है, आपको पढ़ने का पूरा मौका मिल जाएगा, आप खूब अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आप वो मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है बच्चे। तो मैं जल्दी ही मॉक टेस्ट शुरू करने वाला हूँ, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, कोई भी बच्चा पूरे भारत से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये जो मॉक टेस्ट होगा इसकी खासियत ये है कि आप सिर्फ ₹1 में कर पाएंगे, है ना। ये जो कि एक तरह से मिनिमम अमाउंट है, या हम कह सकते हैं एक तरह से फ्री है। तो कोई भी बच्चा अगर मॉक टेस्ट देना चाहता है या वो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना चाहता है, तो उसको एक मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ ₹1 देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसका जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ₹1 में आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ये जो हमारी प्लानिंग है ये जल्दी ही इंप्लीमेंट होने वाली है और इसकी शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो जैसे ही हम आपको पहला टेस्ट कराएंगे उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जो भी बच्चे चाहे हमारी कोचिंग में पढ़ रहे हो चाहे ना पढ़ रहे हो, कोई बच्चा अगर ये मॉक टेस्ट देना चाहता है तो वो क्या करेगा कि हमसे कांटेक्ट कर लेगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कॉल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सिर्फ ₹1 में आप सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जो टॉपिक है आज, जो हमारा मेन टॉपिक था क्या, उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र, इसका हमने एक पार्ट कवर कर लिया है। आगे अगली क्लास में हम इसका आगे का पार्ट कवर करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी है, ताकि हम इससे भी बेहतरीन जो कंटेंट है वो आपको आगे प्रोवाइड कर पाए, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी भेज दें, है ना, उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक कमेंट करते रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इतनी हमारी बस हेल्प आप करते रहें, ठीक है बच्चों। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।